वो है आपका कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो सबसे पहला क्वेश्चंस मेरा ये है, या सबसे पहली क्वेरीज मेरी यही है, क्या कोई ऐसा मैटर हमारे नेचर में है जो इन तीनों स्टेट्स में पाया जाता हो? इट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में भी होता हो, वो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता हो, और वो गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता हो। इज़ देयर एनी मैटर नेचुरली फाउंड इन ऑल दीज थ्री स्टेट्स? तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर होगा हाँ जी, बिल्कुल एक मैटर है जो हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज होता है और जिसके बिना हम नहीं रह सकते। दैट इज़ कॉल्ड वाटर। वाटर एक ऐसा मैटर है जो नेचुरली तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। सॉलिड की जो फॉर्म होती है वाटर, उसको हम लोग आइस कहते हैं। आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर। वाटर जो है वो वाटर ही है, लिक्विड फॉर्म होती है। और गैसेस फॉर्म को हम लोग कहते हैं वेपर। क्या कहते हैं? वेपर। ठीक। तो वाटर ही एक ऐसा मैटर है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, वो भी नेचुरली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई मैटर ऐसा नहीं है कि जो तीनों फॉर्म्स में नहीं पाया जाता। बट मेरा क्वेश्चन था कि इज़ देयर एनी मैटर विच इज़ फाउंड इन ऑल दीज थ्री स्टेट नेचुरली, यानी नेचुरली ही इन तीनों फॉर्म्स में पाया जाता हो? तो आंसर होगा हमारा केवल एक, वाटर। तो वाटर ही इस अर्थ पर एक ऐसा मैटर है जो नेचुरली तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके। We all know from our observation that water can exist in three states of matter। जैसा कि अभी हमने बताया, सॉलिड की फॉर्म में वो आइस, लिक्विड जो होता है एज द फेमिलियर वाटर, गैस एज वाटर वेपर। What happens inside the matter during the change of state? What happens to the particle of matter during the change of state? How does this change of state takes place? We need answer to these question, isn't it? अब हमारे सामने जो बात खड़ी होती है, जो क्वेश्चंस खड़ा होता है, वो ये होता है कि जब कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है ना, स्टेट को चेंज करता है, तो उसमें क्या होता होगा? या व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और जो उस मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका क्या होता होगा? और ये जो स्टेट चेंजिंग का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है? पहला, जब कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो क्या होता है उस मैटर के अंदर? दूसरा, पार्टिकल लेवल पर क्या होता है? और तीसरी बात आई कि कोई भी मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज करता है। तो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, दो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहली फिज़िकल क्वांटिटी होती है हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर। दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी होती है हमारी प्रेशर। प्रेशर। तो ये दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नंबर वन, with the help of temperature. Number two, with the help of the pressure. So these are two most important physical quantities which will helpful to change the state of matter. सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में, गैसेस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, या फिर सॉलिड से सीधे गैस में, या फिर गैस से सीधे सॉलिड में, और जो भी आप स्टेट चेंज करना चाहो। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, अगर हम लोग टेम्परेचर से हम किस तरीके से किसी भी स्टेट को हम चेंज कराएंगे। तो लेट अस सी, एक एक्टिविटीज़ है, पहले हम लोग उस एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी भी स्टेट पर अगर हम लोग टेम्परेचर को कोई चेंज करेंगे तो देखते हैं पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस एक्टिविटी में है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस एज फिगर। ये जो एक डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है। इस बीकर में हमने क्या रखी है? आइस रखी है। और इसी आइस में हमने एक थर्मोमीटर को लटका दिया है। और साथ में नीचे हमने क्या है? एक बर्नर है। बर्नर से हम लोग इसको हीट करेंगे।
ये कांच का बीकर है और ये आपका स्टैंड हुआ। थर्मोमीटर आप सभी जानते हैं कि थर्मोमीटर का क्या काम होता है। थर्मोमीटर का होता है टेम्परेचर को मेजर करना, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें आइस रख दी है और नीचे से हम लोग इसको हीट करेंगे और थर्मोमीटर से हम इसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी एक्टिविटीज़ में देखिएगा, इसमें एक बीकर और लिया है। इस बीकर में हमने इस बार आइस नहीं लिया है, इस बार हमने क्या भरा है, वाटर लिया है और साथ में फिर से एक थर्मोमीटर एडजस्ट किया है और यहाँ पर एक ग्लास रॉड है जिसकी मदद से हम लोग इसको शेक कर सकते हैं, नीचे वो बर्नर लगा हुआ है। तो दो हमारी एक्टिविटीज़ हैं। एक एक्टिविटीज़ में एक बीकर में हमने क्या लिया है, आइस लिया है और दूसरे बीकर में हमने क्या ले रखा है, वाटर। अब हम देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। जो बीकर हमने दोनों लिए थे, यानी एक बीकर में क्या ली थी हमने, आइस ली थी और दूसरे बीकर में हमने क्या लिया था, वाटर लिया था और साथ में क्या, इनमें एक थर्मोमीटर हमने एडजस्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या, इन बीकर्स को एक लो फ्लेम पर हम लोग हीट करना शुरू कर देंगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जैसे ही आइस मेल्ट शुरू होना होती है तभी हम उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी चेक कर लेंगे कि उसका टेम्परेचर उस वक्त कितना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और फिर एक बार हम तब उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे जब कंप्लीट आइस जो है मेल्ट हो चुकी होगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट बॉयल स्ट्रिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब इस वाले बीकर को हम लोग गर्म कर रहे हैं और हम लोग कंटिन्यूस गर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ग्लास रॉड हमारी पड़ी हुई थी उस ग्लास रॉड से उसे रोटेट करते हुए चले जाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो थर्मोमीटर है उस पर अपनी आइस को रखेंगे ताकि हम लोग देख सकें कि जब वाटर से वेपर बन रही है, जब वाटर से वेपर बन रही है तो थर्मोमीटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। तो जो वाटर से जो गैस बनेगी यानी वेपर बनेगी उस पूरे प्रोसेस को हमें ऑब्जर्व करना है और साथ ही जो आइस से जो वाटर बना है उसमें पूरे प्रोसेस को हमें मेजर करना है। तो देखिए हम क्या देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। जैसे ही हमने आइस का, सॉलिड का मतलब यहाँ पर आइस से है, जैसे ही हमने आइस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो जो बीकर में हमने आइस ली थी और उसमें जो थर्मामीटर सस्पेंड किया था, जैसे ही हमने उसको हीट करना शुरू किया तो हीट करने से क्या होगा कि इस आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इस आइस के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी वाइब्रेटिंग स्पीड यानी उनकी मोशन वो पहले से और तेज़ हो जाएगी। साथ ही साथ जो हम लोग यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं आइस को मेल्ट होने के लिए, वो क्या काम करती है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा हुआ है, जो सप्लाई कर रहे हैं मतलब हम लोग हीट नीचे से, यानी जो गर्म कर रहे हैं, ये हीट अब यहाँ पर दो काम कर रही है। पहला काम क्या कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। दूसरा क्या कर रही है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ होता है जो कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ये ओवरकम करेगी, मीन्स रिड्यूस करेगी। तो जो लोग हम लोग हीट कर रहे हैं उस आइस को हीट करने से दो काम हो रहे हैं। पहला, उसके आइस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। दूसरी बात क्या हो रहा है, दूसरी बात जो उस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड बना हुआ है पार्टिकल्स के बीच में उस बॉन्ड को ब्रेक कर रही है या उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर रही है। द पार्टिकल्स हैव लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है
तो पार्टिकल और भी आसानी से मूव करना शुरू कर देते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर कि कंप्लीट आइस हमारी किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है, लिक्विड में। यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड, यानी वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ है कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या बताया, मिनिमम टेम्परेचर है ना, मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड किस में बदलना शुरू हो जाता है, लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और साथ ही वक्त ध्यान रखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। गौर से देखिएगा यहाँ पर ये जो बातें लिखी हुई है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसका तो मतलब ये है कि हम सिंपल भाषा में ये कहें तो हायर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, इट मीन्स क्या होगा, हायर द स्ट्रॉन्ग फोर्स, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि ये मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड के लिए एक इंडिकेशन है कि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है वो कितना ज़्यादा है। और ध्यान रखना भाई, हर मैटर का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल अलग अलग होता है। हम मेल्टिंग पॉइंट को किसी भी मैटर की प्योरिटी भी चेक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। The melting point of ice is 273.15 केल्विन। जो हमारी आइस है ना, जो सॉलिड फॉर्म में है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 273.15 केल्विन। केल्विन क्या है, केल्विन इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपने देखा होगा सेल्सियस में भी मेजरमेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजरमेंट करते हैं और केल्विन में भी मेजरमेंट करते हैं। सो केल्विन इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज़ नोन एज फ्यूजन। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, मेल्टिंग का प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन माने क्या हुआ, फ्यूजन मीन्स changing the solid into liquid, changing the solid into liquid, या change the solid state into liquid state, या fusion is a process of melting। ये दोनों एक ही बात है। तो when a solid melts its temperature remain the same, so where does the heat energy go। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि जैसे जैसे हम लोग किसी सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए देते हैं, तो जैसे ही कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, उसके बाद में जो थर्मोमीटर हमने सस्पेंड किया था, उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता जबकि हम उस बीकर को या उस सॉलिड को लगातार हीट देते हुए जा रहे हैं। कैसे, जो हमने बीकर लिया था उस बीकर में क्या भरी हुई थी, आइस, और साथ में हमने क्या रखा था, थर्मोमीटर, और यहाँ से हम बर्नर से उसे हीट कर रहे थे। तो शुरू में टेम्परेचर हमने उसका मेजर कर लिया कितना था, और जब वो मेल्ट हुआ तब उसका हमने टेम्परेचर में रिकॉर्ड कर लिया। तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ये आइस
वाटर में कन्वर्ट शुरू हुई तो वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहला, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना निकला 273.15 केल्विन, है ना। ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब वो यहाँ कहना चाह रहा है कि जब ये मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है, तब भी तो हम लोग इसको कंटिन्यूस हीट कर रहे हैं, तो फिर ये हीट देने से इस थर्मोमीटर के अंदर का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन है कि जब हम कंटिन्यूस इस आइस को हीट करते चले जा रहे हैं तो फिर इसका टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाना चाहिए थर्मोमीटर का, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता। ये टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है जब कि हम लोग हीट उसको लगातार देते आ रहे हैं। तो फिर ये हीट कहाँ जा रही है, जो हम हीट कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं वो हीट आखिर जा कहाँ रही है। तो देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. After the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. तो क्वेश्चन क्या था कि लगातार हम उसको हीट करे जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर थर्मोमीटर का नहीं बढ़ रहा, तो फिर ये हीट कहाँ जा रही है। तो एक्चुअल वो हीट जाती है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करने में, जो पार्टिकल्स के बीच में लगा होता है वहाँ पर कंज्यूम हो जाती है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and it's known as the latent heat. तो जैसे ही हमने आइस को मेल्ट करना शुरू किया तो जो एनर्जी सप्लाई हो रही थी बर्नर से, जिसके कारण इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था थर्मोमीटर का, वही एनर्जी आइस ने एब्जॉर्ब कर ली ना, एब्जॉर्ब कर ली, या वही हीट एनर्जी ने आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कम किया, ब्रेक किया। इस तरीके की हीट को हम लोग बोल देते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट। हिडन मीन्स छिपी हुई है। और छिपी हुई हीट क्या काम कर रही है, वो छिपी हीट काम कर रही है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में उसको ब्रेक करने का काम कर रही है। The word latent means hidden, है ना। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of the fusion. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि what is the latent heat of the fusion। तो आपको क्या आंसर लिखना पड़ेगा, the heat energy or the energy required to change solid into liquid, यानी the energy which is required to change solid into liquid is called latent heat of fusion। latent heat of the fusion क्या कहेंगे उसको, latent heat of the fusion। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particle in ice at the same temperature। इसका मतलब ये कह रहा है कि आइस, एक तरफ वाटर के पार्टिकल्स हैं, एक तरफ आइस के पार्टिकल हैं। यहाँ मान लीजिए आइस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ वाटर के पार्टिकल्स हैं। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी, यानी वाटर के पार्टिकल्स 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किससे, कंपेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो आइस के पार्टिकल की 0 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी वाटर के पार्टिकल्स 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर वाटर रखा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस है तो वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द आइस।
व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जैसे ही हम लोग वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उनके पार्टिकल्स ही बहुत तेज़ी से मूवमेंट करने लग जाते हैं। एक टेम्परेचर ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कि ये वाटर के फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन पार्टिकल्स के बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं और वाटर जो है गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर शुरू हो जाता है? गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सॉलिड के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? सॉलिड के लिए हमने यूज़ किया मेल्टिंग पॉइंट, और जो लिक्विड है, लिक्विड के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ए टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड start to change in the vapor, or similarly start to change in the vapor or start to boil। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट द मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर 373 केल्विन। तो वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में है, और केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 और ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आएगा 373 केल्विन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में क्या है, तो 373 केल्विन, और सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस को में अगर हम लोग 273 ऐड कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो केल्विन में आता है। जैसे हमने अभी किया था 100 डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड किया तो वो हमारा 373 केल्विन में है। केल्विन में बताया था क्या होती है? एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन? डू इट इन द सेम वे as we have defined the latent heat of the fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373, have more energy than water at the same temperature. Have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of the latent heat of the evaporation। फिर से वो ये बात करना चाह रहा है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर और वेपर भी कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ जो वेपर हैं इनमें एनर्जी ज़्यादा होगी किसके कंपेरिजन में? वाटर के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है। अब पूछ रहा है कि लेटेंट हीट क्या होती है वेपोराइजेशन की, तो फिर से वही क्या डेफिनेशन होगी? हीट रिक्वायर्ड, किसके लिए रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू वेपर, वाटर इनटू वेपर। अब वाटर से वेपर को कन्वर्ट होने के लिए, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड ही होगी, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पर हमें रिलीज भी होगी। तो ये फेज चेंज होती है, मीन्स स्टेट चेंज होती है। तो स्टेट चेंज होने के दौरान ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो लेटेंट हीट है या जो हीट है वो हमेशा रिक्वायर्ड होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी जहाँ पर कि स्टेट चेंज करने के लिए हमें हीट एब्जॉर्ब करनी होगी, और स्टेट को चेंज करने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होगा? हीट रिलीज भी होगी। तो लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए सॉलिड टू मेल्ट इन ए लिक्विड इज कॉल्ड हीट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। इसी तरीके से हमने क्या दिया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए लिक्विड टू बॉयल और इवेपोरेट इन ए गैस। यानी लिक्विड से गैस बनने में, लिक्विड से गैस बनने में जितनी भी हीट एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट किया है लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में। तो जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाते हैं तब हमको हीट देनी पड़ती है। इसी तरीके से लिक्विड स्टेट से हम वेपर में जाएंगे यानी गैसेस फॉर्म में जाएंगे तब भी हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसके अपोजिट अगर हम गैसेस स्टेट से वापस लिक्विड में आते हैं तो उसे हमें कूल करना पड़ता है। कूल इट मीन्स इसमें एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज़ होगी। सिमिलरली लिक्विड स्टेट से जब हम लोग सॉलिड स्टेट में आएंगे तब भी वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। इट मीन्स हमको कूल करना पड़ेगा। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की हेल्प से हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। लिक्विड से गैसेस में जाना है तब भी हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसके अपोजिट गैस से लिक्विड में आना है तो हमें उसे कूल करना पड़ेगा। लिक्विड से सॉलिड में आना है तो हमें उसे कूल करना पड़ेगा। जैसे कि एक तो मैं एग्जांपल लूँ, मैं आइस है हमारे पास, आइस से हमें क्या बनाना है, वाटर। तो आइस से हम लोग जब वाटर बनाएंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा, उसे हीट देनी पड़ेगी। और वाटर से हम वेपर बनाएंगे तभी हमको हीट देनी पड़ेगी। लेकिन इसके अपोजिट प्रोसेस अगर हम करें कि वेपर से हम वाटर बनाएं तो हमें उसे कूल करना पड़ेगा, और वाटर से हम आइस बनाएं तभी उसे हमें कूल करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे हमारे घरों में जो फ्रिज होता है, देखा होगा हमने, पानी को भर करके हम फ्रीजर में रख देते हैं तो फ्रीजर क्या करता है, उसको वहाँ पर कूल करता है, उसकी एनर्जी को रिलीज़ करता है और रिलीज़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है, आइस में कन्वर्ट कर देगा आपको। तो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी निकली जिसकी हेल्प से हम किसी भी मैटर की स्टेट को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब एक एक्टिविटीज़ और देख लेते हैं। इस एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है कि इस एक्टिविटीज़ के अंदर एक चाइना डिश ली है। चाइना डिश यानी कटोरी की तरह होती है जो काफ़ी टेम्परेचर को वो सहन कर लेती है। इसके ऊपर एक फनल जो उल्टा करके लटका दिया गया है, यहाँ ऊपर कॉटन लगा दी गई है। साथ में चाइना डिश में हमने कैम्फर रखा है। कैम्फर क्या रखा है, कैम्फर, जिसको हम लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं पूजा वगैरह में, जिसको हम लोग कपूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कपूर। और इसे कवर्ड किया है और साथ में हम लोग हल्का सा इसको गर्म भी करेंगे। तो जैसे हम लोग गर्म करते तो हम लोग इसमें क्या होगा कि ये चाइना डिश है, इस चाइना डिश पर रखे हुए जो कैम्फर है, कैम्फर, ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। डायरेक्टली किस में, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state is called sublimation. Direct change solid without changing into liquid is called ये। तो अब इसमें क्या है, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या हुआ, सब्लिमेशन में हुआ कि कोई भी सॉलिड डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का कैम्फर, कैम्फर हुआ है, आयोडीन है, आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब्लिमेट मटेरियल हैं। कैसे मटेरियल हैं, सब्लिमेट। अगर आप इनको कैम्फर को हीट करोगे या नेफ्थलीन को हीट करोगे या आयोडीन को हीट करोगे तो डायरेक्टली ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती हैं, डायरेक्टली कहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और कोई भी सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन।